हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसे नीलगिरी गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चुड़ैल की कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक औरत की रूह भटकती है, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमकती हैं। आर्यन, जो पेशे से एक पत्रकार था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, सच जानने के लिए उस हवेली में एक रात रुकने का फैसला करता है। आर्यन गांव की पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो सुनसान लाल हवेली की तरफ जाती है। रामदीन काका और सुरेश उसे दूर से देखते हैं और दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। अरे बाबूजी, रुकिए। गजब कर रहे हैं आप। उधर कहाँ बढ़े जा रहे हैं? क्या हुआ काका? मैं उस पुरानी हवेली तक जा रहा हूँ। लाल हवेली कहते हैं ना उसे। मुझे कुछ तस्वीरें लेनी हैं। हवेली? अरे बाबूजी, होश में तो हो। सूरज ढलने वाला है। इस वक्त तो वहां जानवर भी जाने से डरते हैं। आप तो फिर भी इंसान हैं। डरते होंगे। मैं पत्रकार हूँ भाई। मेरा काम ही ऐसी जगहों का सच जानना है। मैंने सुना है वहाँ कोई चुड़ैल रहती है। इसे हंसी में मत उड़ाओ बेटा। हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। वो कोई कहानी नहीं है। एक जीती जागती मौत है। जो उस हवेली की चौखट लांघता है, वो कभी अपने पैरों पर वापस नहीं आता। हाँ बाबूजी, काका सच कह रहे हैं। गांव के कितनों ने अपनी जान गंवाई है वहां। लोग कहते हैं रात को वहां से पायल की आवाज आती है, छन छन। और उसके पैर उल्टे हैं बाबूजी। उल्टे पैर? पायल की आवाज़? देखिए, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। मुझे वहाँ जाना है और मैं जाकर रहूँगा। कैसी जिद पकड़ ली है आपने? अरे, वहां मौत नाचती है। उसकी आंखों में जो एक बार देख ले, वो अपना आपा खो बैठता है। मत जाओ बेटा, लौट जाओ शहर। यह गांव की शांति और तुम्हारी जान दोनों के लिए अच्छा होगा। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया काका। लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए। कल सुबह मैं आपको यहीं मिलूंगा और साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है सिवाय धूल और अंधेरे के। आर्यन उनकी बात अनसुनी करके हवेली की तरफ तेज कदमों से बढ़ जाता है। काका, ये तो नहीं माने। अब क्या होगा? अब वही होगा जो वो चाहेगी। भगवान इस लड़के की आत्मा की रक्षा करे। चलो सुरेश, अंधेरा होने से पहले घर चलो। आज रात गांव के दरवाजे जल्दी बंद होंगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही आर्यन को एक अजीब सी महक आई, जैसे सूखे हुए गुलाबों और जलती हुई लकड़ी का मिश्रण हो। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू कर दीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। छन छन, छन छन। वह पायल की आवाज थी। आर्यन सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। उसने लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। अजीब मुलाकात। आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा। आप कौन हैं? गांव वाले तो कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता। वह औरत धीरे से पलटी और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने कहा, गांव वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। मेरा नाम माया है। मैं यहाँ सालों से अकेली रह रही हूँ। आर्यन को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे सम्मोहित कर लिया था। उन्होंने घंटों बातें कीं। माया ने उसे चाय पिलाई, जो स्वाद में बहुत कड़वी थी, लेकिन आर्यन ने शिष्टाचार में पी ली। बातचीत के दौरान आर्यन की नज़र अचानक दीवार पर लगे एक बड़े आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपनी कुर्सी तो दिख रही थी, लेकिन माया का कोई अक्स, रिफ्लेक्शन नहीं था। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बहाना बनाया। माया, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही आर्यन मुड़ा, माया की आवाज बदल गई। वह अब कोमल नहीं बल्कि भारी और डरावनी थी। चाय कड़वी थी ना? वह चाय नहीं, श्मशान की राख थी आर्यन। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। आर्यन भागते हुए नीचे की ओर लपका, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे गायब हो चुके थे। वह वापस पलटा तो देखा कि माया उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वह खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। तभी आर्यन की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। आर्यन चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो?
चुड़ैल हंसी और बोली, मुझे कोई शरीर चाहिए था जिसमें मैं इस हवेली से बाहर निकल सकूं। तुमने मेरी चाय पीकर मुझे अपने अंदर आने का रास्ता दे दिया है। अगले ही पल आर्यन को महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर उसके वश में नहीं रहा। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और उसने वही मुस्कान दी जो माया ने दी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आर्यन हवेली से बाहर निकल रहा है। वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव के छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुराया और कहा, यह हवेली बिल्कुल सुरक्षित है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, धूल पर उसके पैरों के निशान पड़े। निशान पीछे की तरफ जा रहे थे, जबकि वह आगे बढ़ रहा था। आर्यन के शरीर में चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया था। गांव वालों ने उसे हवेली से निकलते देखा, लेकिन वे उसकी आंखों की चमक या उसके उल्टे पद चिन्हों को नहीं पहचान पाए। आर्यन, जो अब चुड़ैल के वश में था, गांव से बाहर चला गया और नीलगिरी गांव एक बार फिर से सामान्य हो गया। लेकिन यह शांति एक बड़े तूफान से पहले की थी। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रात में बच्चों के रोने की आवाज़ें आतीं, लेकिन सुबह वे ठीक पाए जाते। गायों का दूध सूख जाता और मंदिरों में रखे फूल मुरझा जाते। गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें लगने लगा कि हवेली की चुड़ैल वापस आ गई है, लेकिन इस बार वह किसी नए रूप में है। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति पंडित रामदत्त को शक हुआ। उन्होंने आर्यन को गांव से बाहर जाते देखा था और उन्हें उसकी आंखों में कुछ अस्वाभाविक लगा था। उन्होंने अपनी पुरानी पोथियों में खोजबीन शुरू की। पंडित जी की खोज पंडित रामदत्त को एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें शापित आत्मा के बारे में लिखा था। इस पांडुलिपि में बताया गया था कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, जब तक कि उनकी अधूरी इच्छा पूरी न हो जाए या कोई उन्हें जानबूझकर मुक्त न करे। ऐसी आत्माएं शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती हैं। पंडित जी को समझ आ गया कि आर्यन अब आर्यन नहीं रहा, बल्कि वह वही चुड़ैल थी जो माया के रूप में हवेली में रहती थी। लेकिन उसकी असली मजबूरी क्या थी? चुड़ैल की मजबूरी का खुलासा पंडित जी ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कुछ गांव वालों के साथ उस हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और हवेली के अंदर जाने का रास्ता खोजा। उन्हें वह कमरा मिला जहां आर्यन ने माया को देखा था। कमरे में एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो अंदर एक जली हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में एक सुंदर लड़की थी जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। पंडित जी ने जब और खोज की तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी माया की थी। डायरी में लिखा था कि माया एक गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी एक धोखेबाज आदमी से हुई, जिसने उसे और उसकी छोटी बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची बीमार पड़ गई और दवा के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। माया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वह अपनी बच्ची को आखिरी बार देखना चाहती थी और उसे पता नहीं था कि उसकी बच्ची कहाँ दफनाई गई है। माया की आत्मा बस यही चाहती थी कि कोई उसे उसकी बच्ची की कब्र तक ले जाए, ताकि वह अपनी बच्ची को आखिरी बार देख सके और उसे अलविदा कह सके। इसी मजबूरी के कारण वह भटक रही थी और इंसानी शरीरों में प्रवेश करके अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश कर रही थी। मुक्ति का मार्ग पंडित रामदत्त ने डायरी में लिखी सारी बातें गांव वालों को बताईं। गांव वाले माया की कहानी सुनकर भावुक हो गए। उन्हें माया की मजबूरी समझ में आ गई। उन्होंने आर्यन, जो अभी भी चुड़ैल के वश में था, को ढूंढा और उसे हवेली वापस लाए। पंडित जी ने आर्यन के पास जाकर कुछ और मंत्र पढ़े और माया की आत्मा से बात करने का प्रयास किया। माया की आवाज़ आर्यन के शरीर से ने बताया कि उसकी बच्ची को हवेली के ठीक पीछे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। गांव वालों ने मिलकर उस जगह की खुदाई की और वहां उन्हें बच्ची की छोटी सी कब्र मिली। पंडित जी ने वहां पूजा पाठ किया और बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही अंतिम प्रार्थना पूरी हुई, आर्यन के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और आकाश में विलीन हो गई। आर्यन बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। गांव वालों ने माया और उसकी बच्ची के लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया। अब हवेली से कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी।
माया को अपनी बच्ची से मिलकर मुक्ति मिल गई थी और लाल हवेली का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया।